Hi everyone, so we are going to start the paper nuclear physics for MSc semester 3 एंड उसका यूनिट 1 आपके सामने स्क्रीन पे है। सो ये यूनिट 1 जो है ये हम कवर करेंगे। सबसे पहले बेसिक न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज, साइज, शेप, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, स्पिन पैरिटी, बाइंडिंग एनर्जी, सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला, लिक्विड ड्रॉप मॉडल, टू न्यूक्लियन सिस्टम, न्यूक्लियर फोर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्स, सैचुरेशन ऑफ फोर्स, चार्ज इंडिपेंडेंस एंड स्पिन डिपेंडेंस, सारे टॉपिक यूजी के हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक जनरल बेसिक आइडिया न्यूक्लियस का देख लेते हैं। तो आपके सामने एक स्ट्रक्चर है एटम की। एटम में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। एज पर रदरफोर्ड जो साइज ऑफ होता है न्यूक्लियस का वो फर्मी के ऑर्डर का होता है। एटम का जो साइज होता है वो एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का होता है। न्यूक्लियस की डेफिनेशन एग्जाम में आती है। तो द सेंट्रल कोर पार्ट ऑफ द एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस और मोस्ट ऑफ द मास इज कंसंट्रेटेड इन इट। ये लिख सकते हैं या फिर ये भी लिख सकते हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ एटम विच हैज ऑलमोस्ट मास एंड ऑल पॉजिटिव चार्ज। इट इज हाईली डेंस पार्ट ऑफ एटम हुज कंपोनेंट्स आर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, क्योंकि आप जानते हो। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, स्टेबल एंड रेडियो एक्टिव। स्टेबल वो होते हैं जो टाइम के साथ में किसी तरह की रेडिएशन इमिट नहीं करते हैं, किसी तरह के पार्टिकल इमिट नहीं करते हैं, किसी तरह से डिके नहीं होते हैं। और रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई वो होते हैं जो स्पॉन्टेनियसली टाइम के साथ में अपने अंदर से रेडिएशन इमिट करते जाते हैं और या फिर किसी तरह के पार्टिकल्स इमिट करते जाते हैं। सो स्टेबल न्यूक्लियाई की डेफिनेशन यहाँ पे है, रेडियो एक्टिव स्पॉन्टेनियसली डिके होते हैं। किसी भी एटम को रिप्रेजेंट करेंगे हम एक्स से, जिसका मास नंबर होगा ए और उसका एटॉमिक नंबर होगा जेड। एटॉमिक नंबर उतना ही होता है जिसमें जितने उसमें प्रोटॉन होते हैं। सो अगर ए उसका मास नंबर है, जेड उसमें प्रोटॉन है, तो हम जानते हैं न्यूट्रॉन कितने होते हैं, ए माइनस जेड। ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है। आई होप दैट इज क्लियर। टाइप ऑफ न्यूक्लियाई यहाँ पे ध्यान रखना, सब आपने पढ़ रखे हैं। आइसोटोप क्या होते हैं आपको पता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होता है पर मास नंबर डिफरेंट होता है। ये एक कॉम्बिनेशन और ये एक कॉम्बिनेशन देख लीजिए, नीचे वाले जो जेड है वो सेम है बट ए डिफरेंट है। आइसोबार सेम नंबर ऑफ मास होगा यानी ए सेम होगा पर जेड डिफरेंट होगा। ये देख लीजिए एग्जाम्पल, खुद फिगर आउट करना इसके अंदर। आइसोटोन्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं, सो आपके पास में ये तीन जो है इनमें सब में न्यूट्रॉन कैलकुलेट किया है, सब में सेम आ रहा है। मिरर न्यूक्लियाई क्या होते हैं कि अगर किसी ऐसा पेयर न्यूक्लियस का जिसमें एक में प्रोटॉन का नंबर सेकंड के न्यूट्रॉन के नंबर के इक्वल हो और सेकंड का प्रोटॉन का नंबर फर्स्ट के न्यूट्रॉन के नंबर के इक्वल हो, तो यहाँ p6 है और यहाँ पर न्यूट्रॉन 6 है, यहाँ पर न्यूट्रॉन 5 है, यहाँ पे प्रोटॉन 5 है। सो ये मिरर न्यूक्लियाई होते हैं। आइसोमर ऐसे होते हैं जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होगा, मास नंबर सेम होगा, लेकिन उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी, एनर्जी लेवल डिफरेंट होंगे। इस वजह से उसकी प्रॉपर्टीज जो होती है वो चेंज हो जाती है। जैसे कि कैंसर ट्रीटमेंट में हम कोबाल्ट का 58 वाला आइसोटोप यूज करते हैं एंड 58 M4 मेटास्टेबल। इसके अलावा न्यूक्लियाई जो होते हैं वो ये होते हैं इवन इवन न्यूक्लियाई। इवन इवन का मतलब जेड और एन, जेड और एन का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, बोथ आर इवन, देन इवन इवन न्यूक्लियाई। एग्जांपल आर इन फ्रंट ऑफ यू। इवन ऑड में जेड इवन होगा, एन ऑड होगा। ऑड इवन में जेड ऑड होगा, न्यूट्रॉन इवन होगा। ऑड ऑड में आपके पास जेड भी ऑड होगा और न्यूट्रॉन भी ऑड होगा। Why are neutron and proton bound inside the nucleus? यहाँ पर आता है nuclear force in picture. Actually, if we see the structure of nucleus, then it is a very short range. मतलब हमारे पास इसकी रेंज बहुत कम होती है, स्पेस बहुत कम होता है, फर्मी रेंज का होता है ये। और इसमें दो प्रोटॉन होते हैं। इफ वी कंसिडर द कूलम फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, देन दीज टू प्रोटॉन विल रिपेल ईच अदर। और ये कभी भी इतने कम स्पेस में साथ में नहीं रह सकते। इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई फोर्स काम कर रहा है, विच इज न्यूक्लियर फोर्स एंड विच इज अट्रैक्टिव इन नेचर। सो वो न्यूक्लियर फोर्स होता है जो न्यूक्लियस के अंदर दो पॉजिटिव चार्ज को उनके रिपल्शन के बावजूद अट्रैक्शन के अंदर बाउंड स्टेट में रख ले। अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स हम यहाँ से पढ़ेंगे। सो न्यूक्लियर फोर्स की डेफिनेशन देखो आपके पास यहाँ पे है, अ न्यूक्लियस हैज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, since proton is positive charge particle, therefore there will be repulsive coulomb electric force between two proton. As I said, even then they stay very near to each other in nucleus. It means that there must be some attractive force stronger than electric force which binds them together in the nucleus. In addition to the density of nucleus is very high, this strong attractive force is called nuclear force. आपके पास nuclear force की definition होगी ये, which binds all nucleons in the nucleus and acts only within the nucleus. ये nucleus के बाहर act नहीं करता है।
The force is very complex in comparison of gravitational and electromagnetic force and has the following properties. तो हमारे सिलेबस में जो था प्रॉपर्टीज था न्यूक्लियर फोर्स की, सबसे पहला तो अट्रैक्टिव होता है. अब यहाँ पे डेफिनेशन आप खुद, ये डिस्क्रिप्शन मैं रीड आउट कर रही हूँ, लैंग्वेज बहुत सिंपल है तो वो आप खुद समझ जाना. अट्रैक्टिव फोर्स होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है बाकी सारे फोर्सेस से. अगर इसकी स्ट्रेंथ को 1 माना जाए, है ना, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की होगी 1/100 और वीक फोर्सेस की होगी 10⁻⁻5 एज कंपेयर टू न्यूक्लियर फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स होगा 10⁻39. शॉर्ट रेंज होता है तो ये हमारे पास 1.5 से 2 फर्मी रेंज तक में ही ऑब्जर्व होता है. एंड इसके बाद में वो रिपल्सिव कूलम वाला फोर्स काम करने लग जाता है. स्पिन डिपेंडेंस देखो, न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो स्पिन ऑफ न्यूक्लियॉन्स पे डिपेंड करता है. इसको हम आगे थोड़ा सा डिटेल से और पढ़ेंगे ना, स्पिन के ऊपर डिपेंड करता है. जो चार्ज इंडिपेंडेंस, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स लगेगा, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स लगेगा और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में फोर्स लगेगा वो सेम होगा. इसका मतलब चार्ज से कोई लेना देना नहीं है इस फोर्स को. चार्ज सिमिट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास में. देखो, द स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियर फोर्स इंटरेक्टिंग बिटवीन एन एंड पीपी आर सिमिलर बट मे बी डिफरेंट फ्रॉम एनपी. मतलब एनएन और पीपी के बीच में तो बिल्कुल ही सिमिलर फोर्स होता है, लेकिन एनपी के बीच में लगने वाला न्यूक्लियर फोर्स थोड़ा सा डिफरेंट होता है. It is observed that nuclear force depends upon the total isospin of nuclear state, क्योंकि ये टोटल इनकी आइसोस्पिन पे डिपेंड करता है. आइसोस्पिन पे आएंगे अपन. सेचुरेशन प्रॉपर्टी क्या होती है, ये हमने सिलेबस में भी देखा था. न्यूक्लियर फोर्स हैज सेचुरेशन प्रॉपर्टी, दैट इज न्यूक्लियर फोर्स एक्ट्स ओनली बिटवीन टू नियरेस्ट न्यूक्लियॉन्स एंड इट इज नेग्लिजिबल फॉर अदर न्यूक्लियॉन्स. कोई भी न्यूक्लियॉन होगा वो सिर्फ अपने नियरेस्ट न्यूक्लियॉन से इंटरेक्ट करेगा, उनके साथ ही अट्रैक्शन फोर्स बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा. बाकी सारे न्यूक्लियॉन से उसको कोई लेना देना नहीं है. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सैचुरेशन प्रॉपर्टी. इसको सैचुरेशन प्रॉपर्टी क्यों कहा जाता है अभी आएंगे उस पे. एक्सचेंज बिहेवियर, न्यूक्लियर फोर्स इज वन टाइप ऑफ एक्सचेंज फोर्स. ये एक्सचेंज फोर्स भी होता है. अब एक्सचेंज फोर्स का मतलब क्या होता है, हाइजेनबर्ग इमेजिन दिस टाइप ऑफ फोर्स एक्सप्लेनिंग द सैचुरेशन प्रॉपर्टी. एनीवेज एक्सचेंज फोर्स होता है, नॉट इंपॉर्टेंट. नॉन सेंट्रल फोर्स होता है. एक्चुअली क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो, सेंट्रल फोर्स जो होता है वो सिर्फ आर पे डिपेंड करता है, लेकिन ये वाला जो फोर्स होता है वो थीटा एंगल पे भी डिपेंड करता है. इसका मतलब ये नेचर में सेंट्रल फोर्स नहीं होता है. ऑल्सो ना तो ये स्केलर होता है ना ये वेक्टर होता है. ये यहाँ पे ये टेंसर फोर्स जो होता है, ओके ये वाला फोर्स जो होता है वो नॉन सेंट्रल कंपोनेंट्स होते हैं, और इसमें यहाँ पर ये टेंसर क्वांटिटी, टेंसर की प्रॉपर्टीज भी रखता है. सो ये हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टीज थी, जिसमें से कुछ प्रॉपर्टीज को हमें अलग से समझना है. एक तो चार्ज इंडिपेंडेंस एंड चार्ज सिमेट्री को, लेकिन इसको इतना जरूरी नहीं है. इससे ज्यादा तो जरूरी हमारे पास में वो है सेचुरेशन प्रॉपर्टी. सो सेचुरेशन प्रॉपर्टी को मैं आपको एक बार समझाती हूँ. सेचुरेशन प्रॉपर्टी कहाँ पे गया, रुको. ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आ सकता है. एक्सप्लेन द सैचुरेशन ऑफ न्यूक्लियर फोर्स. देखो, अगर न्यूक्लियॉन इंटरेक्ट करता सारे न्यूक्लियॉन से तो नंबर ऑफ अट्रैक्टिव बॉन्ड्स कितने बनते वहां पे, A-1/2. अब ये बॉन्ड वहां पे क्यों बनते, तो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार. देखो, अगर मान लीजिए हमारे पास ये न्यूक्लियस है, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स है ना. कितने न्यूक्लियॉन्स है, A न्यूक्लियॉन्स है. एक बॉन्ड बनाने के लिए कितने न्यूक्लियॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, 2, क्योंकि एक बॉन्ड 2 न्यूक्लियॉन्स के बीच में ही बनेगा. तो हमें टोटल कॉम्बिनेशन लेने हैं, और कॉम्बिनेशन हमने मैथ्स में पढ़ा है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. सो टोटल ए के दो दो के कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला लगाएंगे. सो ए फैक्टोरियल अपॉन ए फैक्टोरियल और A-2 फैक्टोरियल. राइट, हमारे पास में ये होगा. इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास में. सो सॉरी 2 फैक्टोरियल आएगा यहाँ पे, 2 फैक्टोरियल आएगा यहाँ पे, 2 फैक्टोरियल आएगा. ठीक है, ऊपर वाले को ओपन करो. A-1 A-2 का फैक्टोरियल, नीचे 2 एंड A-2 का फैक्टोरियल. A-2 से A-2, और ये देखो. सो जो आपके पास में इतने बॉन्ड बनेंगे, अगर इतने बॉन्ड बनेंगे तो बाइंडिंग एनर्जी जो है, हर बॉन्ड की बाइंडिंग एनर्जी होती है, जितने ज्यादा बॉन्ड बनेंगे उतनी बाइंडिंग एनर्जी होगी. तो बाइंडिंग एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल आ रही है, A-1/2 की प्रोपोर्शनल आ रही है. अगर वो न्यूक्लियॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट सारे न्यूक्लियॉन्स के साथ में इंटरेक्शन करता तो. लेकिन जो ग्राफ आता है बाइंडिंग एनर्जी का, वो ग्राफ जो होता है, वो ग्राफ आपने यूजी में देखा होगा. लेट मी शो यू द ग्राफ. ग्राफ बाद में दिखा दूंगी, पहले उसका स्ट्रक्चर बता देती हूँ कैसा आता है.
ऐसा सा कुछ होता है, मतलब यहाँ से जाके इंक्रीज होता है, फिर बीच में वो सेचुरेशन हो जाता है, बीच में उसका यहाँ से यहाँ तक वो कांस्टेंट आता है। ये बाइंडिंग एनर्जी है वर्सेस ए का ग्राफ। इसका मतलब बाइंडिंग एनर्जी का ए के साथ में जो बीच में ग्राफ आता है वो कांस्टेंट आता है। इसका मतलब बाइंडिंग एनर्जी को ए के प्रोपोर्शनल आ रहा है, करेक्ट। हमारे पास में जो ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होता है, सॉरी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो होता है उसका ग्राफ ए के साथ में बिल्कुल क्या आ रहा है, कांस्टेंट। इसका मतलब बीई अपॉन ए जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट। सो यहाँ से पता चला, ग्राफ से पता चला कि बाइंडिंग एनर्जी तो ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है। लेकिन आपके फॉर्मूले के हिसाब से तो यहाँ ए अगर इससे मल्टीप्लाई होता है तो ए का स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब ये रिजल्ट गलत है। इसका मतलब कोई भी न्यूक्लियन अपने आसपास में या उस न्यूक्लियस में प्रेजेंट सारे न्यूक्लियन के साथ इंटरेक्शन नहीं करता है, तो वो करता किसके साथ में है। अब देखो वापस से, ये न्यूक्लियन है, न्यूक्लियस है। अगर एक न्यूक्लियन है हमारे पास में, तो उसके पास में अगर 4 न्यूक्लियन है या 5 न्यूक्लियन है, तो जितने हमारे पास में न्यूक्लियंस होंगे केवल वो अपने नियरेस्ट न्यूक्लियन से ही इंटरेक्शन फोर्स बनाएगा। तो जितने मास नंबर होंगे, मतलब ए का मतलब क्या है, जितने न्यूक्लियंस होंगे, तो जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियंस होंगे सिर्फ उतने ही बॉन्ड बनेंगे। विच मीन्स कि न्यूक्लियर जो एक न्यूक्लियन होगा वो केवल अपने नियरेस्ट न्यूक्लियन के साथ में इंटरेक्शन करता है। इसलिए आपको बाइंडिंग एनर्जी जो होती है वो ए के प्रोपोर्शनल मिलती है, और बाइंडिंग एनर्जी अपॉन ए जो होता है वो कांस्टेंट हो जाता है। और इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं सैचुरेशन प्रॉपर्टी। अब मैं इसको रीड आउट कर देती हूँ। If A is large, then the binding energy of the nucleus should increase proportional to A square, क्योंकि आपके फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है, a माइनस वन अपॉन टू लिखा हुआ है। अगर a बहुत बड़ा है तो वन को अवॉइड कर दो, तो ये क्या आ रहा है, a स्क्वायर आ रहा है। सो बाइंडिंग एनर्जी a स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ रही है। बट फ्रॉम द ग्राफ ऑफ b बाय a, मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इट इज ऑब्जर्व दैट 16 के बाद में b बाय a ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट, विच मीन्स b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a. It means that the number of attractive bond due to interaction between nucleus is proportional to A. Hence, the nuclear force is effective to nearest nucleon. केवल वो nearest nucleon के साथ ही बॉन्ड बनाता है, बाकी इफेक्टिव नहीं होते हैं। और ये शो करता है saturation of nuclear force। तो saturation आपने अलग से डिटेल में पढ़ लिया। स्पिन डिपेंडेंस को भी मैंने कहा था अलग से पढ़ेंगे। स्पिन डिपेंडेंस क्या होती है, इट इज ऑब्जर्व दैट द स्पिन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर पैरेलल इन द ड्यूटेरॉन न्यूक्लियस। अगर ड्यूटेरॉन का न्यूक्लियस देखे तो ड्यूटेरॉन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है, और ये देखा गया है कि वो दोनों जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं। If we assume the spin of proton and neutron are anti-parallel in deuteron, अगर हम इनको anti-parallel लेते हैं, इस तरह से लेते, तो in this arrangement deuteron cannot bind them together in the stable state। तो ये स्टेबल नेचर में ये पाया ही नहीं गया। मतलब नेचर में ड्यूटेरॉन का न्यूक्लियस कौन सा पाया गया है, ड्यूटेरॉन में एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन होता है। सो जब देखा गया कि क्या वो ऐसे हैं या ऐसे हैं, तो ये वाला पाया नहीं गया, ये वाला स्टेबल मिला था। इसका मतलब जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो स्पिन पे डिपेंड कर रहा है ना, क्योंकि अलग अलग स्पिन में अगर अगर वो स्पिन पे डिपेंड कर ही नहीं रहा होता तो दोनों एग्जिस्ट करते, बट दोनों में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। सो द कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन दैट द न्यूक्लियर फोर्स डिपेंड ऑन द स्पिन्स ऑफ इंटरेक्टिंग न्यूक्लियंस। और बस ये एनपी स्कैटरिंग न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से वेरीफाई किया जा सकता है। नॉन सेंट्रल का मैंने बताई दी है। सो ये सारी जो प्रॉपर्टीज है ये आपके पास में न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टी हो जाती है। अब अगर एक बार मैं थोड़ा सा सिलेबस में चलूं, तो सिलेबस के अंदर हमारे पास में कौन कौन सा पार्ट हमने किया है। हमने हमने कुछ नहीं किया अभी तक। वाओ, हमने सिर्फ ये किया है, न्यूक्लियर फोर्स and general nature of the force between nucleons, saturation of nuclear force, charge independence and spin dependence, ये हमने किया है। अच्छा, मैं चार्ज इंडिपेंडेंस तो हमने देख ही लिया, ये हमने कर लिया। तो इसका मतलब स्टार्टिंग की 2 लाइंस हमसे छूट गई है, तो हम उस पर चलते हैं। यस, साइज पे आ जाते हैं अब, है ना। न्यूक्लियर रेडियस, एक मिनट, एक्सचेंज पार्टिकल को एक्सप्लेन करने वाला पढ़ेंगे अपन। एक्सचेंज पार्टिकल नेचर, एक्सचेंज पार्टिकल नेचर भी होता है उसके अंदर। ये भी अगर इससे पढ़ो तो ज्यादा बेटर है। एक मिनट, एक्सचेंज नेचर यहां से पढ़ लो, देखो ना। द फोर्स produced is found to be exchange in nature,
सो मेसोन थ्योरी से ये जो है एक्सप्लेन हो जाएगा। यार ये बहुत बड़ा है यहाँ पे, है ना। हाँ, तो एक्सचेंज कैसे होता है ये देखो। युकावा proposed a meson theory of nuclear force. According to this theory, each nucleons continuously emits and simultaneously absorbs a pion particle. Old name pion is pi meson. Pion may be of three type: pi plus, ये हमने देखा है, pi minus और pi naught. If a nucleon exists near another nucleon, then pion emitted by a nucleon may be absorbed by another nearest nucleon. In this process, momentum is transferred. A result nuclear force is generated. The exchange of pion between nucleon can be explained as follows. तो ये यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। ये देखो इस तरह से एक्सचेंज होता है। अगर कोई प्रोटॉन, जैसे यहाँ पर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पास में आए, प्रोटॉन किसी पाई प्लस पार्टिकल को इमिट करता है तो वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो प्रोटॉन है ये यहाँ पे न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया और इसने पाई प्लस को इमिट कर दिया। फिर इस यहाँ पर जो न्यूट्रॉन था, इस न्यूट्रॉन ने इस पाई प्लस को अब्सॉर्ब कर लिया और ये वाला पाई प्लस और एन मिलकर क्या बन गया, प्रोटॉन बन गया। तो रिजल्ट में आपको क्या क्या मिला, जो पहला वाला प्रोटॉन था वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया और जो दूसरा वाला न्यूट्रॉन था वो पाई प्लस को लेके प्रोटॉन में। तो ये एक्सचेंज हो गए, मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली न्यूट्रॉन का समझ लेना, न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो वो पाई माइनस पार्टिकल को इमिट करता है और पाई माइनस को जो है वो प्रोटॉन अब्सॉर्ब कर लेता है। जैसे ही वो अब्सॉर्ब करता है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर भी एक्सचेंज हो गया। इसी तरह से आप यहाँ पे देख लीजिए, अगर दो प्रोटॉन पास में आता है तो एक प्रोटॉन जो होता है वो पाई नॉट पार्टिकल को इमिट करता है तो वो पी में ही रह जाता है, उस पाई नॉट को दूसरा पी ले लेता है। तो एक्सचेंज जरूर हुए हैं। यहाँ पर किसका एक्सचेंज हुआ है, पाई नॉट का एक्सचेंज हुआ है। यहाँ पे किसका एक्सचेंज हुआ है, पाई माइनस का, और यहाँ पे किसका हुआ है, पाई प्लस का। सो ये एक्सचेंज फोर्स जो है ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे इसका थोड़ा सा डेरिवेशन भी समझाया हुआ है, वो डेरिवेशन अपन यहाँ से कर लेते हैं। ये देखिए, एक्सचेंज में वैसे आप उतना लिखोगे तो भी ठीक है। ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल देयर इज एन इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स। दो पार्ट, यहाँ पे सिंपल एक्सचेंज को बताया हुआ है, ये न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच का नहीं बताया हुआ है, चार्ज पार्टिकल के बीच का बताया हुआ है। तो मैं समझा देती हूँ अगर आपको एविडेंस लिखना है तो। बाकी जितना मैंने समझाया अभी, जितना वो पाई प्लस वाला लिखा है एक्सचेंज फोर्स में, आप उतना भी लिख के आ सकते हो, दैट वुड सफाइस। चलो पर फिर भी हम यहाँ पर कर लेते हैं एक्सचेंज पार्टिकल नेचर। पहले कह क्या रहा है, ये कह रहा है ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स देयर इज एन इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल। तो ये हम कर लेते हैं यहाँ पे। सो सपोज हमारे पास में ये चार्ज पार्टिकल है और ये चार्ज पार्टिकल है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r है और यहाँ से यहाँ तक मतलब जो लाइट को ट्रेवल करने में या पार्टिकल को ट्रेवल करने में जो स्पीड लगती है वो c लगती है और यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में डेल्टा t है। सो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, c डेल्टा t। यहाँ से डेल्टा t की वैल्यू आ गया। फोर्स कितना होता है, डेल p बाई डेल टी। फोटोन का मोमेंटम कितना होता है, यहाँ पर दो चार्ज पार्टिकल जो इंटरेक्शन कर रहे हैं वो किसके थ्रू कर रहे हैं, फोटोन के थ्रू। अभी मैंने किसके थ्रू बताया, पाई के थ्रू, क्योंकि हम न्यूक्लियर फोर्स के बारे में स्पेसिफिकली बात कर रहे थे। यहाँ पे इन जनरल बताया हुआ है एक्सचेंज फोर्स कैसे काम करता है। दो चार्ज पार्टिकल फोटोन के थ्रू जो है वो कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं। सो एक पार्टिकल के पास से फोटोन निकल के दूसरे पार्टिकल के पास में गया है और फोटोन जब जाता है तो आप जानते हो कि वो लाइट की स्पीड से जाता है, इसलिए हमने सी लिया है। एनीवेज, फोटोन का मोमेंटम होता है ई बाई सी, हम जानते हैं अच्छी तरह से। तो अगर एक जब जाके कोई पार्टिकल के पास पार्टिकल फोटोन जाके और वापस आएगा तो उसका जो मोमेंटम होगा उसमें कितना चेंज आएगा, तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल करना पड़ेगा। सो उसका मोमेंटम जो था जाते टाइम पी फाइनल, सॉरी पी फाइनल कितना हो गया, ई माइनस सी, तो इनिशियल कितना था, माइनस ई बाई सी। तो मोमेंटम में चेंज कितना हो गया, टू ई बाई सी। ठीक है। सो फोर्स में फॉर्मूला रखते हैं, डेल्टा पी ऊपर है, डेल्टा पी की जगह हमने चेंज इन मोमेंटम रख दिया और डेल्टा ई की जगह हमने रख दिया आर बाई सी। यहाँ से फोर्स कितना आ गया, टू ई बाई आर आ गया। इसके बाद अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगाते हैं। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमारे पास ये होता है, सपोज डेल्टा ई की जो वैल्यू है वो ई के बराबर है और यहाँ पर डेल्टा टी नीचे आ जाएगा तो हमें ये मिल जाएगा, करेक्ट। उसके बाद में अगर हम ये वाली वैल्यू फोर्स में रखते हैं ई की वैल्यू, सो ई की वैल्यू कितनी है, एच क्रॉस अपॉन टू डेल्टा टी, ये जाके अपन ई की वैल्यू यहाँ रखते हैं तो फोर्स हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। सो फोर्स की वैल्यू आ रही है एच क्रॉस सी अपॉन आर स्क्वायर। एच क्रॉस सी की जो वैल्यू होती है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में अल्फा एक कपलिंग कांस्टेंट होता है जो आप जानते हो, ई स्क्वायर बाय एच क्रॉस सी होता है, इसकी वैल्यू 1/137 होती है। यहाँ से एच क्रॉस सी की वैल्यू निकालेंगे तो ई स्क्वायर अपॉन अल्फा आएगी और ये स्क्वायर बाय अल्फा अपन यहाँ पर पुट करेंगे, सो हमें एफ की
वैल्यू ये मिल जाएगी। सो एफ एक तो प्रोपोर्शनल आ रहा है ई स्क्वायर के और एक प्रोपोर्शनल आ रहा है 1/r स्क्वायर के, जो कि कूलम लो कहता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन पता चल गया हमें, और ये एक्सचेंज पार्टिकल नेचर पता चल गया। तो ये हमारे पास में किसके बारे में हमने बात कर ली, न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बात कर ली है ना।